संस्कृत विद्यालय हाथोद जयपुर के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने 8वीं तक भी सामाजिक विज्ञान तो पढ़ी ही है। सामाजिक विज्ञान में बेटा अभी तक आप लोगों ने 3 विषय पढ़े थे, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र। लेकिन अब की बार आपके पास एक और किताब आ गई है, अर्थशास्त्र। तो बच्चों, ये किताबें तो मतलब वही हैं, पहले एक किताब में चारों किताबें आती थी, अब चारों किताबें अलग अलग हो गई हैं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ, ये पतली पतली किताबें हैं और थोड़ा पढ़ने में भी आपको इंटरेस्ट आएगा कि सबकी अलग अलग किताब है। तो बच्चों, ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र बेटा आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। जो हम अर्थ के लिए मतलब धन के लिए जो भी काम करते हैं, उनका जो अध्ययन है वो अर्थशास्त्र में आता है। और अगर एक ही वाक्य में कहा जाए तो ये होता है धन का विज्ञान। तो बच्चों, आपको अर्थशास्त्र में पहला पाठ है पालमपुर गांव की कहानी। अब पालमपुर गांव की कहानी में मैं पालमपुर के बारे में कुछ परिचय देती हूँ कि पालमपुर गांव क्या है। तो इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। मतलब एक जो कहानी बता रहे हैं ना, वो वैसी कहानी नहीं कि जो बच्चों को दादी अम्मा और नानी अम्मा सुनाती थी, वो वाली कहानी नहीं है ये बेटा। ये है अर्थशास्त्र से संबंधित कहानी। इसमें हमको उत्पादन से संबंधित क्रियाएं बताएंगे कि उत्पादन कैसे होता है, ये सब जानकारी देंगे। तो देखो, इसमें क्या होगा कि ये वास्तव में कोई गांव भी नहीं है हमारे यहाँ पर, ये एक काल्पनिक गांव है। ऐसे नाम रख दिया अब पालमपुर। अब पालमपुर की जो कहानी है, इसके माध्यम से हम हमारे देश में जितने भी गांव हैं ना, उन सब की हमको जानकारी मिलती है, क्योंकि लगभग ऐसे ही गांव हमारे पूरे देश में हैं। कोई थोड़े मतलब इससे बेहतर भी हो सकते हैं, तो कुछ इनसे निम्न स्थिति के भी हो सकते हैं। तो पालमपुर बेटा ये एक छोटा सा गांव है। तो पालमपुर में वास्तव में अधिकतर लोग, जो 75% लोग हैं, वो खेती का काम करते हैं, जबकि अन्य कई क्रियाएं जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन, ये काम भी करते ही हैं, क्योंकि सभी लोग तो खेती नहीं करते ना। देखो बताया ना, 75% मतलब 100 में से 75 लोग तो खेती का काम करते हैं, और जो शेष बचे ना 25% वो ये काम करते हैं। तो उनकी भी जो भी है, इस तरीके से उनका रोजगार का काम होता है। तो इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की भी आवश्यकता होती है, जैसे प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि। अब ये सब चीज़ें तो चाहिए ना। कोई भी चीज़ की अगर अपन को उत्पादन करना है तो प्राकृतिक संसाधन भी चाहिए। प्राकृतिक संसाधन जानते हो ना, जो प्रकृति से मिलते हैं वे साधन। और मानव निर्मित वस्तुएं, जो मनुष्य जो चीज़ें बनाता है वो। और मानव प्रयास, कोई भी काम करना हो तो बेटा अगर मशीन है, पैसा है, सब कुछ रखा है हमारे पास में, लेकिन कोई इंसान ही नहीं है काम करने वाला, तो फिर वो काम तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मानव प्रयास भी बहुत अति आवश्यक है। अगर मानव प्रयास अगर नहीं होगा तो कोई काम हो ही नहीं सकता। और मुद्रा, और हर काम में पैसे की भी आवश्यकता होती है। तो पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए, जैसे कोई भी देखो वस्तु, उसी का उत्पादन किया जाता है जो काम की होती है। तो वो काम की होती है तो वो इच्छित वस्तु होती है, जिसकी हमें इच्छा हो। तो वो इच्छित वस्तुएं और जो सेवाएं हैं, उनको उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित किए जाते हैं, इसकी जानकारी हमको इस अध्याय में मिल रही है। देखिए बेटा, पालमपुर का परिचय। अब ये पालमपुर क्या है बेटा, देखिए कैसा गांव है, इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग लीजिए। तो पालमपुर आस पड़ोस के गांवों और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इसके आसपास में जो भी गांव कस्बे हैं ना, उनसे भी जुड़ा हुआ है। तो ये एक बड़ा गांव है। इसके पड़ोस में रायगंज, तो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उससे आगे निकटतम छोटा एक कस्बा है शाहपुर, उससे भी जोड़ती है। तो इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा बग्गी से लेकर अन्य कई तरह के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक भी देखे जा सकते हैं। तो वहाँ पर देखो परिवहन के साधन भी सारे हैं। इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार रहते हैं। गांव में अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। मतलब उच्च जाति के लोग तो 80 हैं और 80 परिवार हैं, और उनके मकान और उनसे कुछ मतलब अच्छी सारी सुविधा उनके पास में है। तो उनके मकान भी अच्छे हैं, ईंट और सीमेंट के बने हुए हैं। और कुछ बेटा हैं जो अनुसूचित जाति के हैं, दलित वर्ग के, तो उनकी संख्या गांव की जो कुल संख्या है ना, उसकी 1/3 है। मतलब 450 में से 150 हो गई। तो और ये गांव के एक छोटे कोने में छोटे छोटे घरों में रहते हैं।
जो उनके घर हैं वो कहाँ किससे बने होते हैं, फूस और मिट्टी के बने हुए होते हैं। तो अधिकांश के घरों में बिजली भी है, और यहाँ पर देखो बिजली की भी कोई समस्या नहीं है, बिजली भी है इस गाँव में। तो खेतों में सभी नलकूपें बिजली से ही चलते हैं और इनका उपयोग विभिन्न प्रकार के छोटे कार्यों के लिए भी किया जाता है। और बेटा यहाँ पर सिंचाई भी इन्हीं से होती है, तो यहाँ पर सिंचाई की भी अच्छी सुविधा है। तो पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 हाई स्कूल भी है। गांव में एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी है और एक निजी हॉस्पिटल भी है बेटा, एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो वहाँ पर रोगियों का उपचार आराम से होता है। तो देखो, अगर आप लोग देख रहे हो ये सब कुछ, तो गांव में सारी चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई की भी सुविधा है, हॉस्पिटल की भी सुविधा है। और गांव के लोग हैं जो दुकान वगैरह करते हैं, तो मतलब अपन को सामान लेने के लिए भी कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। तो ये सारी सुविधाएं हैं उस गांव में, मतलब इस तरीके से देखा जाए तो ये गांव काफ़ी अच्छा है। तो उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पालमपुर में सड़कों, परिवहन के साधनों, बिजली, सिंचाई, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों का पर्याप्त विकसित तंत्र है, सभी कुछ है यहाँ पर। तो ये जो है काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी हमें किसी भी गांव में विभिन्न प्रकार की उत्पादन संबंधी गतिविधियों के बारे में बताएगी। भारत के गांवों में खेती उत्पादन की प्रमुख गतिविधि है। जैसे बेटा आपने देखा ना, पालमपुर में भी 100 में से 75 लोग खेती ही काम करते हैं। ऐसे हमारे देश में भी अधिकतर लोग गाँवों में तो खेती ही करते हैं। तो अन्य उत्पादन गतिविधियों में जिन्हें गैर कृषि कहते हैं, कुछ और भी काम करते हैं लोग जो कृषि से संबंधित नहीं है, उसे कहते हैं गैर कृषि क्रियाएं, जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, डेयरी आदि। हम उत्पादन के बारे में कुछ सामान्य बातें जानने के बाद इन दोनों प्रकार की क्रियाओं पर विचार करेंगे। अब देखिए, उत्पादन का संगठन। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक हैं। 4 चीज़ों में बेटा सबसे पहली तो है भूमि। क्योंकि अगर भूमि नहीं होगी तो हम काम कहाँ पे करेंगे, जगह तो चाहिए ना, कोई हम हवा में तो कर नहीं सकते। श्रम चाहिए, श्रम के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई आदमी मेहनत से उस काम को करेगा नहीं तो काम कैसे होगा। इसके बाद में है, अब ये जो है भूमि और श्रम, देखिए पहले ये क्या चीज़ है। तो पहली आवश्यकता है भूमि और ये दूसरी है श्रम। तो देखिए, ये प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, ये तो है प्राकृतिक, प्रकृति ने दिया ना हमको, भूमि, वन और खनिज, ये तो हमें प्रकृति ने दिए। तो ये तो हो गई प्राकृतिक संसाधन। तो ये प्राकृतिक संसाधन से हमको ये चीज़ें मिल रही हैं। दूसरी बात उसके बाद में ये है, दूसरी आवश्यकता है श्रम, अर्थात जो लोग काम करेंगे। कुछ उत्पादन क्रियाओं में ज़रूरी कार्यों को करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की भी ज़रूरत होती है। दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक कार्य करने वाले श्रमिकों की भी ज़रूरत होती है। प्रत्येक श्रमिक उत्पादन के लिए आवश्यक श्रम प्रदान करता है। तो देखो बेटा, आपने देखा प्राकृतिक संसाधन में तो देखा आपने जल, वन और खनिज, जो हमको प्रकृति से मिल गया। इसके बाद में हमको श्रम हमको मानव से मिल गया। मानव भी तो श्रम करेगा ना, तभी तो कुछ उत्पादन होगा। तो तीसरी आवश्यकता है भौतिक पूंजी। तीसरी क्या है? भौतिक पूंजी। अब भौतिक पूंजी क्या है बेटा? पूंजी, वैसे तो पूंजी तो देखो पैसे को कहते हैं, है ना, लेकिन भौतिक पूंजी और फिर ये जो कौन कौन सी पूंजी है, ये देखो ध्यान से देखिएगा। अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कई तरह के आगत। क्या आप जानते हैं कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन कौन सी मदें आती हैं? भौतिक पूंजी कौन कौन सी है? देखो, भौतिक पूंजी है औजार, मशीन और भवन, जो लंबे टाइम तक रहती हैं, है ना, ये मतलब लंबे समय तक रहने वाली है। तो औजार, मशीन और भवन। औजारों और मशीनों में अत्यंत साधारण औजार जैसे किसान का हल है, बहुत लंबा नहीं चलता, लेकिन फिर भी बेटा ये काफ़ी सालों तक चलता है ना। तो ये किसान का हल से लेकर परिष्कृत मशीनें जैसे जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर आदि आते हैं। औजारों, मशीनों और भवनों का उत्पादन में कई वर्षों तक प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें स्थायी पूंजी कहा जाता है। ये जो भौतिक पूंजी है ना, इसी में ये स्थायी पूंजी है। स्थायी इसलिए है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चलती है। अब दूसरी है कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल में क्या है बेटा? कच्चा माल देखिए, उत्पादन में कई प्रकार के कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे बुनकर होता है, वो सूत काटता है, तो वो सूत है, वो एक बार अगर उसने किसी चीज़ में काम में ले लिया
तो दोबारा तो वो उनको उधेड़ के तो वापस बना नहीं सकते ना। तो अगर उसको दोबारा अगर उसको आवश्यकता होगी तो उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, वो वाला सूत तो उसका ख़त्म हो गया। ऐसे कुम्हार हैं, कुम्हार ने एक बार घड़ा बनाया, अब उसको दोबारा दूसरा घड़ा बनाना है तो उसको उस वाले घड़े को फोड़ कर तो वो मिट्टी निकालेगा नहीं, तो अब उसको क्या आवश्यकता होगी, दूसरी मिट्टी की। तो ये क्या हुए, ये तो ख़त्म हो गया ना। ये तो कच्चा माल था जो अभी अभी काम में लिया और अब ख़त्म भी हो गया, अब उसको हम दोबारा यूज़ में नहीं ले सकते। तो इसके लिए उसको दोबारा आवश्यकता होगी ये मिट्टी ढूंढने की, मिट्टी लेकर के आएगा तब वो बनाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं प्रयोग में लाई जाने वाली, जो मिट्टी और ये जो भी है सूत वगैरह, ये सब चीज़ें एक बार काम में आ गई, वो नष्ट हो गई। अब उसके बाद में दूसरे काम के लिए दूसरी ही आवश्यकता होगी। उत्पादन के दौरान भुगतान करने तथा ज़रूरी माल खरीदने के लिए कुछ पैसों की भी आवश्यकता होती है। पैसे भी तो चाहिए। अब ये लाएगा, वो मिट्टी लाएगा या सूत लाएगा तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए ना, तो पैसे की आवश्यकता है। तो ये कच्चा माल और नगद पैसों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। ये जो है ना कच्चा माल, जो अपन ने बताया आपको, मिट्टी, सूत, तो ये है कच्चा माल। और नगद पैसे, अगर पैसे नहीं होते तो वो मिट्टी कहाँ से लेके आता, सूत कहाँ से खरीद के लेके आता, नहीं ला सकता था ना। तो ये है कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी तो वो है जो लंबे टाइम तक चलती है, जैसे औजार, मशीन, भवन इत्यादि। कार्यशील पूंजी वो है जो अभी काम चलाई हुई है, मतलब अभी अपन को ज़रूरत है ना, जिस समय अपन काम कर रहे हैं उस समय अपन को इसकी आवश्यकता है, और अगली बार जब हम दोबारा कुछ बनाएंगे तो हमको वापस इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ तो हमारी ख़त्म हो जाएगी। औजारों, मशीनों और भवनों से भिन्न ये चीज़ें उत्पादन क्रिया के दौरान समाप्त हो जाती हैं। अब एक चौथी आवश्यकता भी है बेटा। चौथी आवश्यकता क्या है, आपको स्वयं उपभोग हेतु बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए, देखो भूमि भी मिल गई, श्रम भी मिल गया, भौतिक पूंजी भी मिल गई। लेकिन अब बेटा ये सब चीज़ें तो मिल गई, लेकिन वास्तव में इनको बनाएगा कौन, बनाने के लिए भी कौन है, इंसान ही है ना। तो ये है आजकल इसे मानव पूंजी कहा जाता है। अब मानव पूंजी, अगर मनुष्य भी देखो मजदूर हैं, मजदूरों को तो जो काम बताओगे वो काम करेंगे वो, ठीक है। हर व्यक्ति अपने दिमाग से तो काम नहीं कर लेगा ना। तो एक जो होता है कि उसको अब वो अपनी सोच समझ से उसको काम को करता है, तो वो है मानव पूंजी। मतलब ये है, इसको कहते हैं उद्यमी। उद्यमी कहते हैं, तो वो सोचेगा, अपने दिमाग से सोचेगा कि इसको क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो ये उद्यमी का काम हो गया। तो मानव पूंजी के विषय में और अधिक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे। तो देखिए, उत्पादन किससे होता है, भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। अब पालमपुर की कहानी को पढ़ने के क्रम में हम उत्पादन के प्रथम 3 कारकों के बारे में और अधिक सीखेंगे। सुविधा के लिए इस अध्याय में हम भौतिक पूंजी को पूंजी कहेंगे। तो बच्चों ये देखिए, आपने ये हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं। तो उत्पादन के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो आपको भूमि, श्रम और पूंजी चाहिए, और उद्यमी भी चाहिए। अगर उद्यमी नहीं हुआ तो भी हमारा काम नहीं होता है। तो बच्चों अब हम आपको कल पालमपुर में खेती के बारे में आप अध्ययन करेंगे। और आज जो बताया है बेटा कि पालमपुर में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, पालमपुर में क्या क्या था, पालमपुर के पास में कौन सा गांव था, पालमपुर में देखो 75% लोग कृषि करते, और पालमपुर में देखो बिजली की भी अच्छी सुविधा है, वहाँ पे नलकूपों से सिंचाई होती है, वहाँ पे खेती की अच्छी स्थिति है, वहाँ पर 450 लोग का परिवार रहता है, उसमें से 150 दलित वर्ग के हैं। तो बेटा ये इस तरीके से जो भी अपन ने पढ़ा है, अगर आपके पास पुस्तक है तो अच्छी बात है, उसमें से देख के लिख लेना, और अगर पुस्तक नहीं है तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ये तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आई गई होगी। और बेटा इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना और देख लेना, समझ लेना, ठीक है। थैंक यू।